सभी को अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। देखिए बाबू, आज हम मैथ टेस्ट 15 का डिस्कशन कराने वाले हैं और आपको मैं बता दूं क्वेश्चंस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अंकुश मैथमेटिक्स पटना पर उपलब्ध है। देखिए MWF में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ये टेस्ट होता है और 3:30 बजे इस दिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस का पीडीएफ अपलोड करता हूं। आप आधे घंटे क्वेश्चंस को आप बनाते हैं और 4 बजे से अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स पर सारे क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करता हूं। तो आप क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने से बहुत सारा फायदा है। फायदा नंबर 1, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे या ग्रुप में जब जुड़ेंगे तो अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट रहता है तो आपका डाउट भी वहां पे क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर फायदा यह है कि संस्था से जुड़ी जो भी जानकारी होती है या YouTube क्लास से जुड़ी जो जानकारी होती है वो सारा इंफॉर्मेशन आपका टेलीग्राम पर दी जाएगी। तीसरा नंबर फायदा यह है कि जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का पीडीएफ या फिर कह सकते हैं डेली टेस्ट का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। तो 3 फायदे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए और दूसरे को भी जोड़िए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज के क्लास का पहला प्रश्न। देखिए बाबू, पहला प्रश्न जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और ये प्रश्न को क्लियर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ax plus by plus c is equal to 0। देखिए ये आपका एक सरल रेखा का इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आपको मैं बता दूं कि ये आपका x अक्ष है और ये है y अक्ष, ठीक है। x अक्ष का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू 0, बाबू याद रखिएगा, और y अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप इस लाइन को अगर आप इस एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं कि इस ढंग से आपका ये ग्राफ बना, तो आप देख सकते हैं कि x एक्सिस, y एक्सिस और ये लाइन के बीच एक त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है c²/2ab होता है। c²/2ab होता है। c क्या होता है बाबू? कांस्टेंट, और a और b क्या है? तो x और y का कोएफिशिएंट है। तो आपको आज के बाद याद रखना है कि x अक्ष, y अक्ष और कोई स्ट्रेट लाइन से घिरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो c²/2ab होता है। उम्मीद है बाबू आपको याद हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, पहला नंबर प्रश्न वो मेरा क्या कहता है, आप जरा पढ़िएगा। क्वेश्चन सही कहता है कि x इक्वल टू 0, पढ़िएगा ना सब लोग, y इक्वल टू 0 और फिर क्या दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और फिर दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। तो जैसे ही हमको बोला x इक्वल टू 0 तो हम समझ गए इसके बारे में बोल रहे हैं। जैसे ही बोला y इक्वल टू 0 तो समझ गए इसके बारे में बोल रहा है, क्योंकि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। फिर यहाँ पर दो इक्वेशंस दे रखा है, एक दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा आपका दे रखा है, मैं देख पा रहा हूँ 2x और प्लस 3y इक्वल टू 6 दे रखा है। तो चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस ढंग से होगा और 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस ढंग से होगा। अब यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो आप हमको बताइए इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि बड़ा वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटा वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। क्यों? देखिए ध्यान दीजिए, ये बड़ा वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम छोटा वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दे तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ पाएगा आपको? अब बड़ा वाला देखिए ये आपका होगा लाइन, तो बताइए बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है तो क्या होगा c²। तो c बाबू कितना है? कांस्टेंट 6 है ना, तो आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर और बटा में होगा 2ab। तो a का मान 2 है और b का मान 3 है, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा और माइनस छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो फिर c²। तो c का मान कितना है 1
तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2ab। तो x का कोएफिशिएंट भी 1 है और y का कोएफिशिएंट भी 1 है, यानी 1 × 1 हो जाएगा। अब देखो आप 3 दूना 6 दूना 12 और ये कितना है 36 है, तो 12 से ये कटेगा 3 बार में, और इसके बाद ध्यान दीजिए 3 में से माइनस होगा 1/2, 1/2 मतलब हाफ ना, और 3 में से जब आधा घटाएंगे तो अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब होता है 2 × 1/2 वर्ग इकाई। ये रहा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये कह सकते हैं इस प्रश्न को बनाने का ये लॉजिक है, ये कांसेप्ट है, और ये कांसेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको थोड़ा आवाज क्लियर, खैर आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा, थोड़ी सी क्या है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, जब हम वीडियो को शूट कर रहे हैं तो फैन को मैं ऑन कर दिया हूं, इस वजह से थोड़ा फैन का भी आवाज जा रहा होगा, लेकिन मेरी आवाज प्रॉपर आपको सुनाई दे रही होगी। तो जल्दी से देखिए, आपको ये क्वेश्चंस पसंद आया तो लाइक करिए और वीडियो को आप फटाफट शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग अभी फिलहाल जुड़ करके और वीडियो को देख सके, मतलब क्वेश्चंस को देख सके, क्लास को कर सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, आप जरा ध्यान दीजिए। एक टैक्सी ड्राइवर प्रत्येक यात्रा पर 20% का लाभ कमाता है। देखिए बाबू क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि 20% का प्रॉफिट कमाता है जब वह 3 पैसेंजर को ले जाता है। देखिए बाबू 3 पैसेंजर को ले जाता है और पेट्रोल का मूल्य 30 रुपए प्रति लीटर है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस क्या कर रहा है, 20% टैक्सी ड्राइवर को प्रॉफिट होता है कब, जब 3 पैसेंजर को ले जाता है और 30 रुपए लीटर पेट्रोल। अब क्वेश्चंस क्या कहता है कि तब उस यात्रा में लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तब उस यात्रा में लाभ परसेंट ज्ञात करो यदि प्रत्येक बार 4 यात्री को ले जाए। देखिए बाबू जब 4 पैसेंजर को ले जाए और 24 रुपए पर लीटर पेट्रोल भी हो जाए। आप क्या यहाँ पर सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि पेट्रोल भी सस्ता हो गया और पैसेंजर भी एगो बढ़ गया, तब कह रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, आप हमको बताओ। एक और चीज पोस्ट में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि मान ले कि दोनों स्थितियों में प्रति यात्री राजस्व समान है। देखिए प्रति यात्री राजस्व समान है, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक यात्री से दोनों स्थिति में बराबर किराया लिया जा रहा है। देखिए इस प्रश्न में सोचेंगे कैसे, ऐसे ये क्वेश्चन बहुत परेशान कर देगा, तो ये प्रश्न का सोच कैसा होगा ये चीज हमें देखना है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, आप ऐसा समझिए कि 1 लीटर पेट्रोल पहली कंडीशन में भी खर्च हो रहा है और 1 लीटर पेट्रोल दूसरे कंडीशन में भी खर्च हो रहा है। तो आप बताइए बाबू जब 1 लीटर पेट्रोल पहली स्थिति में खर्च हो रहा है तो बताइए आपको इस पूरे धंधा में 30 रुपये का लागत पड़ रहा है, अरे खर्चा पड़ रहा है 30 रुपये, 1 लीटर का 30 रुपये पेट्रोल खर्च हो रहा है। आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलिए 30 का 10% 3 रुपया, तो 20% कितना 6 रुपया, 6 रुपया। इसका मतलब 30 रुपये अगर आपको खर्च हो रहा है पेट्रोल पे, आप 20% लाभ कमा रहे हैं, इसका मतलब 36 रुपया आप कमा रहे हैं। इसका मतलब आप 36 रुपया कमा रहे हैं। 30 रुपया का 20% कितना होगा 6 रुपया, आप 36 रुपया कमा रहे हैं। अरे 36 रुपया आपको इनकम होगा, 30 रुपया का पेट्रोल भरा देंगे तो 6 रुपया लाभ होगा, और वही 6 रुपया इसका कितना है 20%। तो सोचिए बाबू 36 रुपया आप प्राप्त किए कितना पैसेंजर से, 3 पैसेंजर से। तो 1 पैसेंजर का कह सकते हैं 1 पैसेंजर कितना दे रहा है बाबू 12 रुपया दे रहा है। और देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा था, दोनों स्थिति में राजस्व समान है। इसका मतलब पहले पैसेंजर से अगर 12 रुपए लिया जा रहा था 1 पैसेंजर से, तो दूसरी स्थिति में भी 12 रुपया लिया जाएगा। तब बोलिए बाबू कितना हो जाएगा 12 चौके 48 रुपया, दूसरे स्थिति में इनकम हो जाएगा 48 रुपया। अब सोचिए बाबू 1 लीटर यहाँ भी खर्च होने वाला है, तो 48 रुपया 4 पैसेंजर से कमाए, जिसमें से 24 रुपये का पेट्रोल ले लिए, तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, तो 24 रुपया ना हुआ। लेकिन हमसे प्रॉफिट का परसेंटेज पूछता है, तो लाभ और गुणा कितना 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो जितने रुपए का पेट्रोल भराएं उस यात्रा के दौरान वही आपका खर्च है, लागत है, तो क्रय मूल्य को कहां लिख देंगे नीचे। अब देखिए ये 24 से 24 कट गया और 100% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने कितना बेहतरीन कांसेप्ट आपको प्रश्न का बताया है, एक लाइक तो जरूर बनता है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू किसी न्यून कोणीय त्रिभुज ABC में आप देख लीजिए बाबू एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल AB और C है, और ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, ठीक है।
अब क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन, लिखिएगा बाबू यहाँ पर, साइन बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू कितना, √3/2 है। तो एक बात बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, तो आपको याद होगा 60 डिग्री का। इसका मतलब ये जो एंगल है ना वो 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद बताइए और क्या दे रखा है, तो आप कहिएगा सर दे रखा है tan c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 1। आपसे मैं पूछ रहा हूं tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आप कहिएगा 45 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री के बराबर है। तो बताइए बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल C का मान बताओ। तो आप जरा ध्यान दीजिए, B प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री, यहाँ पे लिखिए B प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60 डिग्री, ये रहा इक्वेशन 1। और इसकी वैल्यू 45 डिग्री है, तो आप लिखिए C प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए हमसे C का मान पूछा है, अगर दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे तो माइनस ए से प्लस ए खत्म और प्लस बी से माइनस बी खत्म, तो सी और सी कितना हो जाएगा बाबू, जोड़िए 2c और 60 45 कितना 105 और 2 से 105 को काट देंगे 52.5। इसका मतलब सी की वैल्यू 52.5 डिग्री हो जाएगा। ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा। चलिए हम चौथे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, कहता है किसी त्रिकोण की तीनों माध्यिकाओं की कटान वाले बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए ऐसे में यहाँ पर चारों ऑप्शन के बारे में डील कर दे रहा हूँ, आप जरा ध्यान दीजिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हर एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। लंब केंद्र की अगर हम बात करें तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए शीर्ष लंब का कटान बिंदु, शीर्ष लंब का कटान बिंदु, शीर्ष लंब का कटान बिंदु, अंग्रेज लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स, मतलब जितने भी एल्टीट्यूड्स होंगे वो सारे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहलाएगा आपका लंब केंद्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। चलिए बी नंबर के बारे में बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। बी नंबर ऑप्शन में क्या हो रहा है, अंतः केंद्र। तो याद रखना है बाबू, अंतः केंद्र क्या होता है, तो देखिए कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक का कटान बिंदु, ठीक है। इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का जो कटान बिंदु होगा वो कहलाएगा इन सेंटर, अंतः केंद्र। सी नंबर ऑप्शन क्या है बाबू, केंद्रक है, और यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। केंद्रक जो होता है वो होता है माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ऑल मीडियंस, है ना। ट्रायंगल में कितने आपका मीडियंस होंगे, 3, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ठीक है। और तीनों जिस पॉइंट्स पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, उसी को हम बोलते हैं केंद्रक। तो क्वेश्चन ही तो मेरा है कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या होगा, तो केंद्रक होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सारी चीज आपको याद रखना है। अब देखिए हम अगर डी की बात करें, डी की अगर बात करें तो परिकेंद्र है, और परिकेंद्र जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, मतलब भुजाओं के लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है। भुजाओं, नोट कर लेंगे, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहलाएगा परिकेंद्र। चलिए तो उम्मीद है आप ये चीज को भी समझे होंगे। देखिए आप सभी लोग पेन पेपर के साथ बैठिए, ऐसे करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप क्वेश्चंस को आप साथ साथ बनाइए, कमेंट में आप हमको रिप्लाई करके बताइए आंसर क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं तो सॉल्यूशन सारे प्रश्न का दे ही रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सबसे पहले तो 5 की अगर हम बात करें तो un की वैल्यू जो है वो दे रखा है 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है बाबू। अब इसके बाद क्या करता है कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 है। ऐसे इसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, आपका आंशिक भिन्न। देखिए आंशिक भिन्न पर मैं आपको एक वीडियो बना करके दिया हूं। आंशिक भिन्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा प्रश्न का कर सकते हैं, कलेक्शन उस वीडियो में है।
तो आप जा करके नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में पार्शियल फ्रैक्शन को देख सकते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको बेहतर पकड़ बनाना है तो चलिए हम इस क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और u1 की वैल्यू इतना दे रखा है और u5 तक की वैल्यू हमसे पूछता है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, u1 का अगर मान लिखना है, देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ पर n और यहाँ पर n+1, अगर यहाँ पर 1 है तो क्या होगा, 1/1 माइनस यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 1 2 1/2 हो जाएगा। ठीक, इसका मान हो गया, u1 का मान हो गया। अब u2 का मान लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और -2 और 1 3, यहाँ पर -1/3। ठीक है, ये हो गया u2 की वैल्यू। अब u3 की वैल्यू जब लिखना है तो क्या लिखेंगे 1/3, मतलब देखिए n है तो n यहाँ पे लिखे, अगर 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही चीज आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 1/5 माइनस 1/6। यहाँ तक जाएंगे 5 जब बैठाएंगे तो 1/5 और माइनस 1/5 + 1 6। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस खत्म हो गया बाबू। अब क्या बचा 1 और लास्ट में क्या बचा -1/6। तो 1 में से जब 1/6 घटाएंगे तो 5/6 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप सब लोग। करें 4000 रुपए की राशि। देखिए बाबू यहाँ पर प्रश्न में क्या है कि 4000 रुपया टोटल राशि है और 8% साधारण ब्याज और 10% साधारण ब्याज पर कर सकता है उधार दिया जा रहा है। तो आप जरा बात को समझिएगा, एक जगह मैंने लिख दिया 8% और दूसरे जगह मैंने लिख दिया 10%। बात यह है कि 4000 रुपए में कुछ रुपए 8% की रेट से और शेष जो बच गया उसको 10% की रेट से उधार दी जाती है। ठीक है, अब कहता है कि यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपया, मतलब एक साल में दोनों से कितना ब्याज प्राप्त हुआ 352 रुपया। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दोनों धन से ब्याज प्राप्त हुआ 352 रुपया। तो हम यहाँ पर जरा रेट निकालना चाहते हैं तो दर बराबर क्या होता है ब्याज और गुणा में कितना 100 और बटा में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो गया बाबू 4000 रुपया। देखिए 352 रुपया जो साधारण ब्याज है ना वो पूरे धन का है और गुणा में समय 1 साल का। वार्षिक साधारण ब्याज का मतलब 1 साल का साधारण ब्याज। देखिए पहली भाग का रेट पता है, दूसरे भाग का रेट पता है, ये हो गया दोनों का मिश्रण। तो क्या टोटल का रेट नहीं निकाल सकते हैं। दर बराबर क्या होता है साधारण ब्याज गुणा 100 और बटा में मूलधन गुणा समय। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अगर 4 से काटते हैं तो 4 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। 4 8 32 और 4 8 32 और एक जीरो बचा होगा तो 10 है, 10 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा 8.8% हो जाएगा। अब देखिए एलिगेशन का कांसेप्ट सबको पता है। 10 में से अगर 8.8 घटाएंगे तो कितना होगा 1.2 और 8.8 में से 8 घटाएंगे तो 0.8 हो जाएगा। होगा कि नहीं। एक अंक के पहले डेसिमल यहाँ और एक अंक के पहले डेसिमल यहाँ, दोनों खत्म हो गया। 4 से काटिए 3 बार में और 4 से काटिए 2 बार में तो 3:2 ये रेशियो बन गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 4000 रुपए में से 8% की रेट से 3 के अनुपात में और 10% की रेट से 2 के अनुपात में धन लगाया गया है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज कितना दिया गया। 8% की रेट से कितना कर्ज दिया गया, मतलब 3 रेशियो का मान आपसे पूछता है। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए 4000 रुपए को जब 3:2 में बांटेंगे तो कितना होगा, बोलिए 3 2 5 और 5 रेशियो की वैल्यू कितना 4000 रुपए, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना 800, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितना 2400। 8 या 24, तो 2400 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आप जरा ध्यान दीजिए। 12000 जवानों की सेना में, ध्यान दीजिए 12000 कह सकते हैं टोटल आपका सोल्जर है, जवान है, और कह रहे हैं कि यूरोपीय जवान और भारतीय जवान है। देखिए बाबू 12000 में क्या है कि कुछ यूरोपीय जवान है और कुछ भारतीय है, आपका इंडियन है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय जवान की जो औसत हाइट है वो 5 फुट 10 इंच है। ठीक है, और भारतीय जवान की जो कह सकते हैं औसत लंबाई है वो आपका कह सकते हैं 5 फुट 9 इंच है। ध्यान दीजिए 5 फुट 9 इंच है। ठीक है,
देखिए सिंगल पाई खींच देंगे, सिंगल लाइन तो वो फुट को बताएगा, डबल लाइन खींच देंगे तो वो इंच को बताएगा। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि तथा संपूर्ण सेना की औसत लंबाई 5 फुट 9.3/4 इंच। देखिए संपूर्ण सेना का मतलब इसको आप एलिगेट कर सकते हैं, और बीच वाले का मान कितना दिया है सभी का 5 फुट और 9.3/4 इंच। ठीक है, तो आपसे बोलता है कि सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या क्या होगी, सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या क्या होगी। मतलब अभी ये जो क्वेश्चंस है वो पीछे वाले पर बेस्ड नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट पीछे वाला ही लग रहा है इस प्रश्न में। देखिए 5 फुट यहाँ, 5 फुट यहाँ, 5 फुट यहाँ, इसको चाहे तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, हमको रेशियो ही तो बनाना है। अब तीनों जगह इक्वल इक्वल है, 5-5 फुट तो मैंने हटा दिया। अब देखिए सिंपली क्या करिए, 10 में से 9 घट जाएगा, 9 घट जाएगा तो कितना होगा 1, अरे 1 होगा ना। फिर 3/4 घटेगा तो जानते हैं कितना बचेगा 1/4। अरे 1 में से 3/4 घटेगा तो 1/4 नहीं बचेगा। अब देखिए 9.3/4 में से अब 9 को घटाना, तो 9 में से 9 खत्म, 3/4 बच जाएगा। एलिगेशन में कैसे घटाते हैं, ये दोनों में जो बड़ा रहेगा उसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ घटा के ऐसे लिखेंगे और यहाँ घटा के पीछे लिखेंगे, 4 खत्म, तो 3:1 रेशियो बन गया। इसका मतलब 12,000 टोटल सैनिक में यूरोपीय जो आपका सैनिक है वो 3 के रेशियो में और इंडियन सैनिक है वो 1 के रेशियो में। अब सिंपली आपसे क्या पूछता है, आप जरा बताइए, यूरोपीय सैनिक की संख्या पूछ रहा है कि इंडियन का पूछ रहा है, तो 12,000 को हम 3:1 में बांट देंगे और देखेंगे 1 रेशियो की वैल्यू क्या है, क्योंकि इंडियन का रेशियो कितना है 1। तो चलिए 3 + 1 4, 4 इक्वल टू कितना कर सकते हैं 12,000, तो 1 इक्वल टू कितना, अरे 4 की वैल्यू दे रखा है कितना 12,000, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3,000 होगा कि नहीं। और इंडियन कर सकते हैं, सेना का रेशियो 1 ही तो है, तो जो 1 का कर सकते हैं वैल्यू आएगा वही आपके प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। बोलिए आप कौन सा ऑप्शन होगा, आपका आंसर है 3,000, कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर फोटो कुछ इस तरह का दिख रहा है, ए बी सी डी आपका ट्रापीजियम है, और जिसमें एडी और बीसी क्या है वो पैरेलल है। देखिए एडी और बीसी क्या है, पैरेलल है। करें AB = BC = 10 मीटर। देखिए AB भी आपका कर सकते हैं 10 मीटर है, और CD भी कितना है बाबू 10 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर AD और BC के बीच की दूरी आपसे पूछता है, AD और BC के बीच का दूरी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए दो रेखा पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का मतलब ये लंबवत दूरी, यही आपसे पूछ रहा है। और अगर आप फिगर देखते हैं तो फिगर में ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है और किस्मत से ये भी 10 मीटर दे रखा है। देखिए यहाँ पर कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस में अगर डायरेक्ट अगर माथा लग गया तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत परेशान कर देगा। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में हम अक्सर बताते रहते हैं कि जब 45 डिग्री एक कोण दिया रहे तो रेशियो होता है 1 1 और √2 होता है, याद है 1 1 और √2। ऐसे tan 45 क्या होता है 1/1 1 1 √2। अब बताइए √2 रेशियो की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर, तो लिखेंगे चूंकि √2 रेशियो इक्वल टू कितना 10 मीटर, तो √2 से ही कटेगा कितने बार होगा, कितने बार में 5√2 बार में। तो हमसे ये तो पूछ रहा है कि इसका हाइट बताओ कितना है, ये हाइट बताओ कितना है, तो 1 के रेशियो में और 1 रेशियो की वैल्यू 5√2 आएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बस ये आपका कर सकते हैं क्वेश्चंस का थिंकिंग होनी चाहिए। चलिए और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू x y से 5 गुना लंबा है, ध्यान दीजिए x से y से 5 गुना लंबा है, इसका मतलब y अगर 1 है तो x कितना है 5। ठीक है बाबू, अब क्वेश्चंस क्या कहता है कि y x से कितने % कम है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि y x से कितना % कम है, तो मैं पूछ रहा हूं कि कम कितना है, तो कहेंगे 4। कितना % कम है, हमसे परसेंट कमी पूछ रहा है, परसेंट कमी हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 4 कम है, x से कितना कम है, यानी कंपैरिजन किससे करना है x से, तो 5 को कहां लिखेंगे नीचे, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए वो 5 से ये कटेगा 20 टाइम्स, और 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पार्टनरशिप का प्रश्न है। कहता है ए बी और सी एक छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, ए व्यवसाय में निवेश की गई कुल पूंजी का 1/5 योगदान देता है। देखिए यहाँ पर 1/5 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए जो है, ए वो बिजनेस में निवेश की गई कुल पूंजी का 1/5 देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल पूंजी अगर 5 है, ध्यान दीजिएगा, कुल पूंजी अगर 5 है तो उसमें ए कितना निवेश किया, 1। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ए बी और सी के बीच यहाँ पर निवेश की गई पूंजी का रेशियो लिखने वाले हैं। निवेश की गई पूंजी का रेशियो लिखने वाले हैं। तो बोलिए टोटल पूंजी, टोटल पूंजी अगर 5 है तो ए कितना निवेश किया, 1। तो आप हमको बताइए कि 5 में 1 अगर ए निवेश कर दिया तो बी और सी कितना निवेश किया बाबू, 4। बी और सी कह सकते हैं कितना निवेश किया, 4। बी और सी कितना निवेश किया, जल्दी बोलिए, 4। यानी बी प्लस सी की वैल्यू कितना, 4। फिर इसके बाद क्या कहता है, पढ़िए, बी एक साथ ए और सी जितना योगदान देता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि बी एक साथ ए और सी जितना योगदान देता है, मतलब जितना ए और सी मिलकर देता है ना उतना अकेले बी देता है। आपको पता है ए का निवेश कितना है, 1। तो अगर यहाँ पर हम 1 सपोज बैठा देते हैं और सी को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी इक्वल टू 1। अब आप हमको बताइए कि b प्लस सी इक्वल टू 4 फर्स्ट है और b माइनस सी इक्वल टू 1 ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो क्या आप दोनों को सॉल्व करके b और c की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? जोड़ने पर 4 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। बात को समझिए। तो अगर आप इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो c और c कट जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा और b और b कितना, 2b। तो 2b बराबर 5, तो b बराबर कितना, 5/2। अब बोलिए बाबू 4 है दोनों की वैल्यू, जिसमें b की वैल्यू 5/2 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3/2 होगा। अरे होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। तो ये बन गया, कह सकते हैं a b और c के बीच पूंजी का रेशियो। ठीक है, अगर इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, आप जरा ध्यान दीजिए। ये 2 एलसीएम बनेगा और 2 को जब यहाँ पे लाएंगे तो 2:5:3 बन जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों द्वारा निवेश किया गया पूंजी का रेशियो बन गया। अब प्रश्न क्या कहता है, जरा पढ़िएगा सब लोग। क्वेश्चन ये कहता है, पढ़िए, कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 5200 हुआ तो सी का हिस्सा कितना है। देखिए टोटल प्रॉफिट हुआ है 5200, तो सी का हिस्सा आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, 5 2 7 और 3 कितना, 10। तो कहेंगे चूंकि 10 रेशियो इक्वल टू 5200 रुपया, इसलिए सी का हिस्सा पूछता है। तो सी का रेशियो 3 है ना, तो 3 रेशियो का मान निकालेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, तो 1 रेशियो का मतलब 520, इसलिए 3 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। 3 से गुणा करिए, 1560 रुपया, और ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सोचिए, इन दोनों को जोड़ने पर 5 में 1 अगर 1 का है तो b और c का 4 है, तो जोड़ने पर 4 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात 2.5 और 1.5 होगा। 2.5 और 1.5 जोड़ के देख लीजिए, 4 हो रहा है, और 2.5 में से घटा के देख लीजिए 1 हो रहा है। तो अब ऐसे भी आप सोच सकते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, a माइनस b इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और फिर इसके बाद aq माइनस bq की जो वैल्यू है वो आपका दे रखा है कितना, 26 दे रखा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि a प्लस b का होल स्क्वायर आप हमें बताओ कितना होगा। ठीक है, यही आपका प्रश्न है, आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये सोच होनी चाहिए कि आखिर हम a और b के जगह पर क्या रखें जिससे कि ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड कर जाए। तो क्या ऐसा कुछ है, आप हमको बताइए, ऐसा कुछ है? देखिए AQ माइनस BQ को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं A माइनस B का होल क्यूब, A माइनस B का होल क्यूब, और प्लस 3AB इंटू A माइनस B, और बराबर कितना है बाबू, यहाँ पर 26 है, दिया हुआ है कि नहीं।
अब देखिए a माइनस बी का मान 2 है तो 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, एक स्टेप बढ़ाइए, और 3 गुणा कितना 6ab 26 हो गया। अब देखिए बाबू 8 जाकर के 26 में से घटेगा तो कितना हो गया 18, और 6 से कटेगा कितने बार में, जल्दी बोलिए, 6 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में। तो कह सकते हैं ab की वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, ab की वैल्यू 3 हो गया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है। तो देखिए ये आपका क्या है, बेसिक मेथड हो गया, बेसिक मेथड हो गया। मैं शॉर्ट बताऊंगा, घबराइए नहीं, आप 1 से 2 सेकंड में प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। पहले बेसिकली समझ लीजिए, मतलब एक सोच ऐसा भी हो सकता है, ab का मान 3। अब देखिए आप हमको बताइए जरा, ये aq माइनस bq, आप इसको और क्या लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 26, ठीक है। अब बोलिए a माइनस बी का मान 2 यहाँ बैठा देंगे तो 2 से कट जाएगा कितने बार में, 13 बार में, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर का मान 13 हो गया। और हमसे पूछता क्या है, हमसे पूछता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। तो सुनिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, आता है ऐसा कौन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है बाबू 2ab। देखिए मैंने लिखा कि नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, और फिर से लिख दिया प्लस। अब बोलिए इसका मान कितना होगा, तो आप कहिएगा सर इसका मान 13 होगा, तो मैंने 13 लिख दिया, और प्लस ab, ab की वैल्यू कितना है 3 है, तो 13 प्लस 3 आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसका बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वो आप सीख लिए। अगर इस प्रश्न को और में करना है, अगर इस प्रश्न को बहुत कम समय में करना है तो हम कैसे करेंगे, आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए। और में कैसे करेंगे, एकदम सिंपली आपको सोचना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया था, aq माइनस bq इक्वल टू 26 दिया हुआ है, ए ना दिया हुआ बाबू। अब सिंपली सोचना है आपको, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। आपको सोचना है कि a और b के जगह पर हम क्या रखें जिससे कि ये दोनों समीकरण संतुष्ट कर जाए। तो a के जगह पर हम 3 रखेंगे और b के जगह पर 1 रखेंगे। आप चाहे तो देख लीजिए, 3 में से 1 घटा 2 और 3 का क्यूब 27 में से 1 का क्यूब घटेगा 26। सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर बताओ, तो a के जगह पर 3 रख देंगे और b के जगह पर 1 रख देंगे, तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये मेथड कर सकते हैं एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट। ऐसे देखिए पहला मेथड जो मैंने बताया वो भी जरूरी है, वो भी आपको आना चाहिए, उससे काफी कुछ सीखने को भी आपको मिला। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, राम वृक्ष और राम रहीम किसी काम को 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। देखिए बाबू राम वृक्ष है, राम को मैं हटा दे रहा हूं, सिर्फ वृक्ष लिख रहा हूं शॉर्ट में, और दूसरा कौन है राम रहीम, तो सिर्फ मैं रहीम को लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये कर सकता है 20 दिन में काम को और ये कर सकता है 25 दिन में। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कहते हैं, दोनों मिलकर 10 दिन काम करता है। अच्छा ऐसा करिए, सबसे पहले तो आप ये दोनों का एलसीएम बताइए, तो 100 हो गया, और ये टोटल वर्क 20 पंचे 100 और 25 चौके 100, यानी राम वृक्ष का 1 दिन का काम 5 है और राम रहीम का 1 दिन का काम 4 है, और टोटल काम कितना हो गया 100। अब कहता है कि दोनों मिलकर 10 दिन काम करता है। आप बताइए बाबू 1 दिन का काम कितना होगा 9, 5 4 9, तो 10 दिन का काम कितना हो गया 90, और 90 काम जब 10 दिन में कर देगा तो बचा कितना, तो आप कहिएगा सर 10 काम बचा हुआ है, 10 काम बचा हुआ है। अब प्रश्न कहता है कि उसके बाद वे बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं। राम वृक्ष और राम रहीम जो है बीमार पड़ गया और काम करना छोड़ दिया, अभी भी काम 10 काम बचा हुआ है। कहता है कि शेष काम आसाराम जो है 3 दिन में पूरा करता है। लीजिए ये 10 काम जो बचा हुआ है ना, वो आसाराम कर सकते हैं 3 दिन में पूरा करता है। तो बताइए आसाराम अकेले जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा। देखिए बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए, आसाराम के बारे में, आसाराम अकेले जो है उस काम को कितने समय में कर सकता है, जबकि बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म कर रहा है 3 दिन। तो आप हमको बताइए बाबू कि 3 दिन में जब 10 काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में कितना काम करेगा, 10/3 काम करेगा, बोलिए 10/3 काम। और आसाराम का समय निकालना है, टोटल काम कितना है 100 है,
तो हम क्या करेंगे 100 में टोटल काम में आसाराम के एक दिन के काम से क्या करेंगे भाग देंगे। 10/3 से भाग देंगे, 0 0 खत्म, 3 चल जाएगा ऊपर और 30 दिन जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ सके। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए जो श्रेणी के प्रत्येक टर्म के बीच का अंतर समान हो वही समांतर श्रेणी कहलाता है। तो 3 संख्याएं जब एपी में है तो हम संख्या ऐसे ले सकते हैं a माइनस डी, दूसरी संख्या लेंगे a और तीसरी संख्या a प्लस डी। देखिए ना, ये बीच का a है, इधर ले लिए माइनस डी और उधर ले प्लस डी। देखिए अंतराल क्या है? समान। तो ये 3 क्या है आपका संख्याएं हैं जो किसमें है बाबू? एपी में। अब क्वेश्चंस कहता है इसका योगफल 30 है। तो आप क्या करिए, सभी को आप जोड़ दीजिए, मन ही मन जोड़िए। जोड़ेंगे तो माइनस डी और प्लस डी खत्म हो जाएगा। तो a जब 3 बार जुटेगा तो हो जाएगा 3a और कितना दिया हो? 30 दिया है। तो a की वैल्यू कितना हो गया? 10। a का मान कितना हो गया? 10। अब इसका जो गुणनफल है तो गुणा करिए ना सबको, सब लोग गुणा करिए। a माइनस डी, आप सबसे पहले a का मान 10 आया तो अब ले लीजिए क्या? 10 माइनस डी गुणा 10 और गुणा 10 प्लस डी और गुणनफल कितना दिया? 910। तो मैंने तीनों को गुणा करके 910 लिख दिया। अब देखिए बाबू, ये 10 से ये कट जाएगा 0। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना? 100 और d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो गया? 91 हो गया। देखिए बाबू 91 जाके 100 में घटेगा तो 9 और 9 बराबर डी स्क्वायर। तो d का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो d की वैल्यू 3 हो गया और a का वैल्यू 10 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है बाबू? जल्दी बोलिए कि समांतर श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या यही है ना। तो a का मान 10 है और d का मान 3 है। तो आंसर हो जाएगा 10 प्लस 3 कितना? 13 हो जाएगा। तो ये चीज आपको सीखना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके मैंने आपको बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आप सबसे पहले ये चीज समझिए कि कोई भी कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका इसमें परपेंडिकुलर है और ये रहा इसका बेस और ये रहा हाइपोटेनस। अगर इसमें बड़ी r का मान पूछ देगा तो होता है h/2 और अगर स्मॉल r का मान पूछ दिया तो p प्लस बी माइनस h/2 होता है। आप याद रखिएगा बात को। बड़ी r का मतलब क्या है कि समकोण त्रिभुज के बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या परित्रिज्या कह सकते हैं और स्मॉल r का मतलब होता है अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और मैं ये देख पा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 6 और 8 दिया गया। देखिए 90 डिग्री बनाने वाली भुजा 6 है और 8 है। तो ये 6 है 8 है तो कितना होगा? वो 10। और हमसे ये पूछता है कि इसके अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए वृत्त खींचा गया है, वृत्त की त्रिज्या कितना है? देखिए अंदर में एक वृत्त खींचा गया है, इसका मतलब अंतः त्रिज्या आपसे पूछता है। और अंतः त्रिज्या क्या होता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो 6 प्लस 8 जोड़ दीजिए बाबू और माइनस हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? 10 है और बटा में कितना आएगा? 2। तो 14 में से 10 घटा 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आप सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि a और b दो जो है सो आपका स्वतंत्र घटनाएं हैं और pa की वैल्यू दे रखा है और pa यूनियन b की वैल्यू दे रखा है और pb का मान पूछा है। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले pa यूनियन b बराबर नोट कर लीजिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है pa प्लस pb और माइनस pa इंटू pb होता है। ठीक है बाबू, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर देखिए यूनियन का क्वेश्चन से कभी कभी इंटरसेक्शन भी आ सकता है। तो pa इंटरसेक्शन b, यूनियन में ऊपर की ओर यू लिखेंगे और इंटरसेक्शन में नीचे की ओर यू लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, pa और गुणा pb होता है। ये होता है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। और मेरा क्वेश्चन यूनियन से यहाँ से, तो सिंपली हम क्या करेंगे? प्रश्न में pa यूनियन b की वैल्यू दे रखा है 0.45, तो इसका मान हम बैठा देंगे 0.45। ध्यान दीजिएगा 0.45 यहाँ से काला वाले से बैठा दिए।
और पी ए की जो वैल्यू है वो भी दे रखा है कितना 0.15, ठीक है। और पीबी का मान पूछता है, तो पीबी की जगह मैं x लिख लिया और बोलिए पीए का मान कितना 0.15 इंटू एक्स, मैंने पीबी की जगह पे x ले लिया है, ठीक है। अब बोलिए 0.15 जब जाके इधर माइनस होगा तो 0.30 होगा, अरे 15 जाके 45 में से घटेगा तो 30, और ये इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो कितना होगा 0.85 x होगा कि नहीं जी। अरे यहाँ पर ये समझिए 100 है, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.00x, मतलब 100 है और 100 में से अगर 15 घटाएंगे तो 85 बच जाएगा। अब देखा वो एक दो अंक के पहले डेसिमल यहाँ और दो अंक के पहले डेसिमल यहाँ खत्म हो गया, तो 30/85 x का मान हो जाएगा। x का मान कितना हो गया 30/85, 5 से 6 बार में और 5 से 17 बार में 6/17 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन का दो फॉर्मूले होते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आप जरा ध्यान दीजिए। यहाँ प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है और कहता है जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों सतह पर आए अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता बताओ। देखिए सबसे पहली बात तो आपको प्रायिकता आना चाहिए। प्रायिकता जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब डाइस फेंका जाए तो वैसी स्थिति में सिंपल स्पेस जो होता है सैंपल स्पेस वो 6 पावर n होता है, ठीक है, 6 पावर n होता है। अब देखिए यहाँ पर दो पासा फेंका जाए या फिर एक पासे को दो बार फेंका जाए, आप n के जगह पर 2 का प्रयोग करिए तो बोलिए 6 का पावर 2 कितना हो जाएगा, वो 36 हो जाएगा। यानी सिंपल स्पेस का जो काम करेगा वो आपका 36 करेगा। अगर 3 पासा फेंका जाएगा तो 6 का पावर 3 कितना 216 हो जाएगा। 4 पासा फेंका जाएगा तो 6 पावर 4 जो आएगा वो आपका 1296 से आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा सैंपल स्पेस कहलाएगा, ठीक है। अब इवेंट्स के बारे में क्वेश्चंस क्लियर करेगा, कहता है कि अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता क्या है। तो आप जरा सोचिए एक पासा हमारे पास है और एक पासा आपके पास है और दोनों लोग क्या कर रहे हैं फेंक रहे हैं, और बताइए कि ऊपरी सतह पर क्या क्या आएगा जिसे जोड़ने पर कितना हो जाए 8। तो हो सकता है कि मैं फेंकूं तो मेरे पासा के ऊपर 2 आ जाए तो आपके पासा के ऊपर 6 आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। 1 और 7 7 थोड़े होता है, डाइस पर अंक होता है 7 नहीं ना होता है। तो मेरा पर 2 आ जाए आप पे 6 आ जाए, मेरा पर 3 आ जाए तो आप पे कितना 5 आ जाए, मेरा पर 4 आ जाए तो आप पे कितना आ जाए 4 आ जाए, आप पे भी 4 आ जाए। मेरा पे मान लेते हैं अगर 5 आ जाए तो आप पे 3 आ जाए, मेरा पर 6 आ जाए तो आप पे 2 आ जाए। बात को समझिए बाबू। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 कुल मिलाकर के 5 घटनाएं घट सकता है। हो सकता है 2 6 हो ऊपरी सतह, हो सकता है 3 5 हो सकता है 4 4 हो या हो सकता है 5 3 हो या 6 2 आपका हो। तो 1 2 3 4 5 कुल मिलाकर के 5 घटनाएं ऐसे घटेंगे जिसके ऊपरी सतह में अंकों का योगफल 6 आए, जोड़ने पर कितना सॉरी 6 नहीं 8 आ जाए। तो इवेंट्स का काम 5 कर जाएगा और 5 से 36 कटेगा नहीं, तो यही इस क्वेश्चंस के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा वो 5/36। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ए में है, उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है रेस का क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस भी आजकल एग्जाम में दिखता है। कह रहा है 100 मीटर के रेस में, आप ध्यान दीजिए बाबू, रेस जो है दौड़ वो आपका 100 मीटर का है और कह रहे ए बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से हराता है। इसका अर्थ क्या हुआ आप जरा ध्यान दीजिए। देखिए ए हरा रहा है बी को भी और सी को भी, इसका मतलब ए जो है पूरा 100 मीटर का रेस कंप्लीट कर चुका होगा और बी को 10 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब बी जो होगा वो 90 मीटर की दूरी पर होगा और सी को जब 13 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब सी 87 मीटर की दूरी पर होगा। बात को समझिएगा, ए बी को 10 मीटर से हरा रहा है और सी को 13 मीटर से हरा रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि ए जो है वो फाइनल पॉइंट पर पहुंच गया होगा और 10 मीटर से बी हार जाता है, इसका मतलब बी 10 मीटर पीछे रहा होगा, मतलब 90 मीटर पर होगा। देख लीजिए 10 मीटर इससे पीछे
और C को हरा रहा है 13 मीटर से, तो 100 में से 13 घटाइए 87, मतलब C जो है 87 मीटर की दूरी पर है। देखिए इससे 13 मीटर पीछे है और इससे 10 मीटर पीछे है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि 180 मीटर के दौड़ में B C को कितने मीटर से हराएगा। एक बात बताइए बाबू, अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन B और C से है, इसका मतलब पहले समझना है कि इसको हम कैसे रीड करेंगे। तो कहेंगे कि 90 मीटर के रेस में B C को 3 मीटर से हरा है, जैसे B 90 मीटर पर है तो C 87 पर है, तो 3 मीटर से C हार जाता है, तो सीधे कहेंगे B 90 मीटर की रेस में 90 मीटर के रेस में 3 मीटर से हार जाता है। किसको, कौन हार जाता है? C। B हराता है C को 3 मीटर से, अरे B है 90 पर C 87 तो 3 मीटर से हार नहीं गया C जी, लेकिन 90 मीटर के रेस में। लेकिन क्वेश्चंस मेरा क्या कहता है कि 180 मीटर के रेस में बताओ कितना मीटर से हारेगा। तो इसका ट्वाइस है, रेस इसका डबल है, तो यहाँ भी इसका डबल हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 मीटर आपके क्वेश्चन का उत्तर है। यानी B C को 6 मीटर से हराएगा 180 मीटर के रेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। ध्यान दीजिए, ये बिजली का खंभा है और 10 मीटर ऊंचा है, इसकी हाइट कितना है बाबू? 10 मीटर। अब प्रश्न कहता है कि एक स्टील का तार खंभे के शीर्ष से भूमि पर एक स्थित बिंदु तक बांध दिया गया। देखिए बाबू, खंभा का शीर्ष से एक स्टील का तार भूमि पर स्थित एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि पर स्थित बिंदु हुआ और ये खंभा का शीर्ष हुआ और स्टील का तार से बांध दिया गया। इसके बाद कहता है कि जिससे खंभा सीधा खड़ा, मतलब जिससे खंभा सीधा खड़ा, इधर से इसे खींचेगा, सपोर्ट करेगा तो ये चीज आपका सीधा खड़ा रहेगा, ऐसा बात होगा। यदि स्टील का तार खंभे के पास से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री कोण बना, देखिए ये क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन और इससे ये स्टील का तार 45 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो आपसे बोलता है कि स्टील का तार की लंबाई बताओ, ये कितना है। तो सिंपली देखिए बाबू, हाइट एंड डिस्टेंस को आप रेशियो मेथड से करिए, बहुत आसानी से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 45 डिग्री के लिए रेशियो हम क्या जानते हैं? 1 1 और √2। अभी देखिए कुछ देर पहले भी एक क्वेश्चन थे, ट्रेपेजियम का जो क्वेश्चन था जिसमें डिस्टेंस निकालना था, एक एंगल 45 डिग्री दिया हुआ था, उसमें भी हम इस रेशियो का यूज किए थे। चलिए एक रेशियो की वैल्यू कितना है वो 10 मीटर है, तो सीधे ले देंगे, चूंकि एक रेशियो इक्वल टू कितना 10 मीटर। हमसे ये तार की लंबाई पूछता है, तो तार की लंबाई √2 के रेशियो में, तो √2 के रेशियो का मतलब हो जाएगा 10√2 मीटर, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है ना कि log 2 की वैल्यू दे रखा है बेस 10 पर, कितना दे रखा है? 0.3010, ठीक है। और हमसे एक पूछता है कि log 80 का मान बताइए बेस 10 पर। देखिए log 2 का मान जब दे दिया है, इसका मतलब 80 को आप 2 के फॉर्म में बदलिए, 2 के रूप में आप बदलिए। तो जरा ध्यान दीजिए, तभी आप log 2 के मान का प्रयोग कर सकते हैं। तो 80 को आप लिख सकते हैं, बताइए जरा, 8 गुना 10 लिख सकते हैं, बोलिए 80 होता है। अच्छा 8 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3, बोलिए जल्दी, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। अब देखिए log का ही नियम होता है कि जब संख्या गुना में हो तो दोनों पर हम अलग अलग log लिख के प्लस का साइन देते हैं। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 2 के पावर 3 बेस में 10 और प्लस log 10 और बेस में 10। देखिए 2 के पावर 3 पे अलग लॉग लगाएं और 10 पे अलग लॉग लगाएं और गुना है तो बीच में प्लस लिख दिए। अब देखिए ये 3 जो है वो पीछे गुणा में आ जाता है। log का नियम है कि जब संख्या पावर में हो तो पावर पीछे गुणा में आ जाता है। मतलब हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 log 2 बेस 10 और log 10 का वैल्यू 1 होता है बाबू। अब देखिए यहाँ पर log 2 का मान क्वेश्चंस में दे रखा है, उसी में 3 से गुणा करना है, तो 301 है, जब 3 से गुणा करेंगे तो 903 हो जाएगा, यानी 0.9030 प्लस 1, और 1 को जब इसमें जोड़ देंगे तो उत्तर हो जाएगा 1.9030। देखिए बाबू कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस log का समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं कि वीडियो YouTube पर अपलोडेड भी रहेगा, आप चाहे तो बाद में भी आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आते हैं, जरा ध्यान दीजिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखिए वो सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझना है कि टोटल उम्मीदवार कितना है, 100% है, और 10% जब अपने मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब मत पड़ा कितना, तो हम कहेंगे मत पड़ा 90%। ठीक है बाबू। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि डाले गए मतों में से 2000 मत को अवैध घोषित कर दिया गया। तो आप हमको बताइए वैध मत मतलब लीगल वोट कितना होगा, तो सीधे लिखेंगे 90% माइनस कितना, 2000। अरे सिंपली बताइए ना कि 90% वोट पड़ा, इसमें से 2000 को अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब वैध मत कितना है, 90% माइनस 2000। ठीक है। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए जरा, कहता है विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज मतों की संख्या का 52%। देखिए विनर जो है, विनर वो मतदाता सूची में दर्ज मतदाता, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता दर्ज है नाम, 100%, तो उसका 52%, तो 100% का 52% कितना होता है, 52% होता है। तो 52% कह सकते हैं विनर को वोट मिला। तो जाहिर सी बात है कि वैध मत में 52% विनर को मिला, तो बाकी जो बच गया वो लूजर को मिला। लूजर का मतलब समझ रहे हैं, हारने वाले को। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लूजर को कितना मिला, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। चलिए बाबू, 90 में से अगर हम 52 घटाएंगे तो 38 हो जाएगा, यानी 38% और माइनस कितना, 2000। यानी कह सकते हैं लूजर को सिंपली क्या किए, जितना वैध मत है उसमें से विनर को घटा दिए, तो जो बचा वो लूजर का हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 13,200 मतों से चुनाव जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितना है। कह रहा 13,200 मत से चुनाव जीत गया, तो देखिए लूजर को इतना मिला, विनर को इतना मिला, तो जितने वोट से जीता वो होता है लूजर और विनर का डिफरेंस। तो चलिए इसमें से इसको घटाएंगे, तो 52 में से 38 घटेगा कितना, 14%, और प्लस कितना, 2000। कहेगा प्लस कैसे होगा, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हुआ, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और बराबर दे रखा है कितना, 13,200। ठीक है। अरे 13,200 मत से जीता ना जी, तो वो क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। अब देखिए 2000 जाकर के जब खत्म घट जाएगा तो कितना होगा, 11,200, 14% का मान हो जाएगा, तो 14 से कट जाएगा कितने बार में, 800 बार में, यानी 1% की वैल्यू कितना हो गया, 800। 1% की वैल्यू 800। तो क्वेश्चंस कर रहा है हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, लूजर को कितना वोट मिला, यही मेरा क्वेश्चंस है। देखिए लूजर को यही मिला है ना, तो 1% का मान 800, लूजर को मिला है इतना, 38% माइनस 2000। तो बोलिए 1% की वैल्यू अगर 800 है तो 38% की वैल्यू कितना होगा, जल्दी बोलिए, 38 गुना 800 है कि नहीं। और इसमें से हम 2000 को क्या करेंगे, घटा देंगे, जो आएगा आपके प्रश्न का उत्तर का लाएगा। तो उम्मीद है आज का डिस्कशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइए। फिर से हम अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।